Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. So, सब्जेक्ट हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. टॉपिक आज हम लेक्चर नंबर 2 है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का LLB पार्ट 2 का. टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल की हिस्ट्री क्या है, कैसे तारीख बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, किस तरह एक आइन बना, किस तरह इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, इसको आज हम डिस्कस करेंगे. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो आज हम इसे डिस्कस करेंगे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने पढ़ा कि अमेरिका कैसे बना, अमेरिकन की हिस्ट्री देखी, तो उसमें अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. लाइन फीचर इसका लेक्चर नंबर 1 था, वो आप देख सकते हैं. So let's start. Constitutional history of American Constitution. आप देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन. Constitution of USA is the basic instrument of government and supreme law of the land. जो आइन है ना, चाहे वो आपके पाकिस्तान का है, तुर्की का, इंग्लैंड का, रशिया का, चाइना का, किसी का भी आइन हो, वो क्या करता है, एक स्टेट को रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट को रेगुलेट करता है, एक सिटीजन को राइट प्रोवाइड करता है, ड्यूटी बताता है, प्रोटेक्शन देता है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एक बेसिक बुनियादी इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को रेगुलेट करने के लिए, और एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है लोगों की नजरों में. फॉर 2 सेंचुरी से हम देखें, इट हैज गाइडेड द एवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड हैज प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. और 2 सेंचुरी से हम देख रहे हैं ये हमें रहनुमाई प्रोवाइड कर रहा है. कैसी रहनुमाई प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट को किस तरह इवॉल्व करवाया इसने, गवर्नमेंट को किस तरह बेहतर बनाने की कोशिश की, हमारी जो समाजी प्रोग्रेस है, जो तरक्की है, उसके अंदर काम कैसे किया इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, और ये इसके साथ साथ हमारी जो सियासी कह सकते हैं यूएस की जो सियासी एक स्टेबिलिटी होती है, एक निज़ाम है, उसको कैसे रेगुलेट किया. ठीक है, सोशल प्रोग्रेस कैसी हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हुई, कि कौन बता रहा है आज हमें. हमारी जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक अहम किरदार रोल एक प्ले करता है. द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज अडॉप्टेड फिलाडेल्फिया कन्वेंशन. अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का वो अडॉप्ट किया गया एक फिलाडेल्फिया कन्वेंशन थी, जहां इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आप कह लीजिए डिस्कशन की गई. Held in 1787 came into the force in 1789 में इसको फोर्स करवाया गया. After it has been certified by the maximum required number by state. और जो थी ना, ये 13 रियासतें थी जिन्हों जो अमेरिका एक स्टेट है, तो उसके कह लें कि शामिल हुई अमेरिका के अंदर. तो 13 रियासतें थी जिसमें से इन्होंने रेटिफाई कर दिया कि सेटिस्फाई थी जो मैक्सिमम जोन सी है ना, मैक्सिमम कह लें कि जो स्टेट थी, रियासतें थी, 13 में से 9 रियासतें थी जिन्होंने एक कह लें कि रोल प्ले किया. ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक सोसाइटी के लिए अच्छा समझा. इट इज द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. ये हमने स्लाइड फीचर में पढ़ा कि इसके अंदर थोड़े से आर्टिकल हैं, 400 वर्ड्स हैं, कुछ पेजेस हैं, तो एक ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. विच ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूट 7 आर्टिकल ओनली. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 213 years the constitution has been amended many times. Hence the present constitution of USA consists of 7 articles and 47 amendments. हम देख रहे हैं 213 साल गुजर गए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर. तो अभी तक इसमें चंद अमेंडमेंट्स हुई, और अभी जो हमें प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का मिलता है ना, 7 आर्टिकल है और 27 अमेंडमेंट है, और 10 अमेंडमेंट हम उसे कहते हैं बिल ऑफ राइट है. ठीक है, तो ये इतनी काम अमेंडमेंट की गई. पाकिस्तान का देख ले, 3 कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लिए, उसके अंदर भी लगातार अमेंडमेंट आ रही हैं. अच्छा, अमेरिकन लीगल सिस्टम्स हैज इट रूट डीपली प्लांटेड इन इंग्लिश लीगल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन. अमेरिका का जो सिस्टम है वो इंग्लिश नॉर्म्स, उसके इंग्लिश लोगों के जो अंग्रेजों की नॉर्म्स थी, उनके ट्रेडिशन, उनके वैल्यूज, उनके इंस्टीट्यूशन के साथ एक उनका डीपली रिलेशन है, इंटरकनेक्टेड है. आगे अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, कॉन्स्टिट्यूशन है द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन और स्टेट दैट एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन ऑपरेटर्स ऑफ द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन को बता रहा है कि ऐसा फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेशन है, कौम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना कितना इंपॉर्टेंट है, और ये इंस्टीट्यूशन को और गवर्नमेंट को रेगुलेट करता है. इंटरप्रिटेशन देखिए अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ, the rules and practice that determine the composition and function of organ of central and local government in state and regulate relation between the individual and state. ऐसे असूल और ज़वाबत इसमें बयान किए गए हैं जो एक सेंट्रल मरकजी, जो हमारे पास हम अगर पाकिस्तान में देखा जाए ना तो इस्लामाबाद में हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं ना, और बाकी प्रोविंसेस पंजाब के पास है सारी गवर्नमेंट.
जो सेंटर है हमारा, तो उसकी गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है, जो डिवीजन की स्टेट पर है, हमारी जो एक सियालकोट की अपनी लोकल गवर्नमेंट है, इस्लामाबाद लाहौर की अपनी लोकल गवर्नमेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट और इंडिविजुअल और रियासतों के साथ जो रिलेशनशिप है ना, उसको बयान करती है। डेफिनेशन देखिए, अकॉर्डिंग टू वे ऑफ एरिस्टोटल, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वे ऑफ लाइफ दैट द स्टेट हैज टू। कॉन्स्टिट्यूशन आयन एक लाइफ का तरीका कार है जो हर रियासत अपने लिए खुद चूज करती है कि हमने अपनी सोसाइटी को किस तरह रेगुलेट करना है, अपने लोगों को किस तरह राइट प्रोवाइड करने हैं, अगर उनके राइट की वायलेशन है तो किस तरह अपनी इन चीजों के बारे में सब कुछ हम किससे इंफॉर्मेशन लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम, कुछ मैक्सिम पे बेस करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का होता है ना कि कोई भी आयन से ऊपर नहीं है, पर्सन इज अबव द लॉ, कि शख्स क्या है, पर्सन इज अबव द लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर शख्स बराबर है और कोई भी पर्सन जो है लॉ से अबव नहीं है, लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ के अंदर रह के उसने काम करना है। पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू जर्नल प्रिंसिपल टू एस्टैब्लिश डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड टू असाइन देम देयर एक्टिव एक्शन, जिसमें एस्टैब्लिश करते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कौन से हमने पढ़े, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव और जुडिशरी है। ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किए गए एक स्टेट को, सोसाइटी को रन करने के लिए, और इनका फंक्शन, उन्होंने एक्टिव फंक्शन रोल प्ले किया। तो एक सोसाइटी अच्छी तरह अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, सोसाइटी को अच्छी तरह रेगुलेट कर सकती है। टू मेक प्रोविजन फॉर द जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए, उसके लिए राइट प्रोवाइड कर दिए गए, सिटीजन को हकूक फराहम कर दिए गए, उनकी कुछ ड्यूटीज इम्पोज कर दी गई। आगे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन द परमानेंट लॉ इन द सेंस दैट इट कैन नॉट बी इजीली चेंज एंड रिक्वायर स्पेशल प्रोसीजर अथॉरिटी फॉर इट्स अमेंडमेंट। इसमें कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम कह लें कि एक लॉ तो है, एक परमानेंट लॉ है स्टेट का, रियासत के लोगों का भी, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ से उसका एक आर्टिकल पकड़ा और चेंज करनी, नहीं। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट कैसे की जा सकती है, उसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि बड़ा रिजिड है, इसको बड़ी मुश्किल से चेंज किया जाता है। एंड रिक्वायर स्पेशल प्रोसेस और अथॉरिटी होती है, एक अथॉरिटी होती है, एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिससे हम गुजरते हैं, देन हमारे पास कोई आयन आता है, कोई अमेंडमेंट आती है, ठीक है। आगे दो तरह के टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्ट, मकसद क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, अकॉर्डिंग टू डाइसिक के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बॉडी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड गवर्निंग बॉडी। अब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है उनके दरमियान एक रेगुलेट करता है रिलेशनशिप, वो कौन करता है, मकसद क्या है, उस चीज को गवर्न करने के लिए कौन सी बॉडी मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। क्योंकि गवर्नमेंट तो गवर्निंग बॉडीज होंगी ना, आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, उनके पास जो पावर होगी उसको रेगुलेट भी किसने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये मकसद इसका ये है कि एक पावर को डायनेमिक्स तरीके से चलाया जाए। एलिमेंट है इसके यूके के, यूएसए के, द कॉमन लॉ से हमने लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क थे, कन्वेंशन थी, जुडिशियल डिसीजन थे, जहां से एक कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री हमारे पास अमेरिका की है। Importance है the constitution is crucial because it's like the rule book for country outlining how the government work and protecting our, ये इसलिए constitution important होता है कि ये हमारी एक रूल बुक है। जिस तरह मुसलमान के लिए एक कुरान मजीद है ना, वो रहनुमाई प्रोवाइड करती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद है रहनुमाई प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इसी तरह उनकी भी एक रूल बुक है जिसे बताते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, आपने लोगों को कौन से हकूक देने हैं, किस तरह अगर राइट की वायलेशन होती है तो किस तरह आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, हर चीज किसने बता दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में बता दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है आगे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तारीख देखेंगे, उसका मुतालिया करेंगे। नॉर्थ अमेरिका बिटवीन कनाडा एंड मेक्सिको रीजन ऑफ एयर जियोग्राफी एंड रिच नेचुरल रिसोर्स वर क्लोनस चीफली बाय द इंग्लैंड। कहते हैं कि अमेरिका कनाडा और मेक्सिको के दरमियान एक रीजन था जिसके पास इंतहाई कहने रिच नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती जराए, कुदरती रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। बिगनिंग इन द 607 जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट इंडिविजुअल एस्टैब्लिश 13 कॉलोनीज, 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की रियासत में, 13 कॉलोनीज थी, आपने याद रखनी है, ठीक है। और वो किस तरह जॉइंट स्टॉक कंपनीज थी, प्राइवेट इंडिविजुअल जो उनसे थे, एक सोसाइटी को, एक अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को डिजाइन किया, अमेरिका किस तरह अपनी स्टेट को
चला रहा था, ट्रेड के जरिए चला रहा था। मैन सेटल देयर इन द होप ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फ्रीडम। अब हर आदमी इसी होप में था, इसी उम्मीद में था कि अपनी खुशहाली, अपनी रिलीजियस पॉलिटिकल सोसाइटी के लिहाज से, सोशल वेलफेयर की लिहाज से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अपनी सोसाइटी में रेगुलेट करते तो हर फर्द एक अच्छी लाइफ गुजार सकेगा। उनको ये उम्मीद थी, होप थी। दे हैड सम डिग्री ऑफ सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज, और कुछ कहने के सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज थी, क्योंकि अमेरिका की रियासत थी ना 13 स्टेट थी। अब 13 स्टेट को एक सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज कहा जा सकता है, क्योंकि ये ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुके हैं। ब्रिटिश जिस तरह पाकिस्तान बरतानिया का हिस्सा रह चुका हुआ है ना, बरतानिया ने सब पर कब्जा कर लिया था, ट्रेड के जरिए वो ट्रेड करने आए थे, हम आप में रहना चाहते हैं, दैन जो भी वजह थी, जिस तरह भी रहना चाहते थे। इसी तरह अमेरिका पे भी बरतानिया ने कब्जा किया हुआ था। अब वो अमेरिका में, जब अमेरिका एक डेवलप कंट्री बना तो रियासतें इकट्ठी हुई, रियासतों ने डिसाइड किया हम किस किस कंट्री में जाना चाहते हैं। जिस तरह पंजाब है, पतूहान, ये पाकिस्तान का हिस्सा बने, इसी तरह अमेरिका में 13 रियासतें अमेरिका की तरफ गई, अमेरिका बना। अब 13 जो रियासतें थी ना, वो एक सेल्फ गवर्निंग इंडिपेंडेंट कॉलोनीज से निकल के ना एक सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज थी। अब देयर थ्री मेन रीजन, न्यू इंग्लैंड, द मिडिल कॉलोनी एंड द साउथर्न कॉलोनी, ये तीन उनके कहने के रीजन थे। डिपेंड हैवली ऑन ट्रेड एंड रिप्रेजेंट इंग्लिश मार्केट रिएक्शंस, ये मोस्टली ये डिपेंड केस पे करते थे, ट्रेड के ऊपर डिपेंड करते थे, तिजारत करते थे। आगे है कॉलोनियल बैकग्राउंड। नेक्स्ट है कॉलोनियल बैकग्राउंड। अब हम देखेंगे कि कॉलोनीज आपको पता है ब्रिटिश की कॉलोनीज थे। पाकिस्तान भी जिस तरह ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुका है, इसी तरह अमेरिका भी ब्रिटिश की कॉलोनीज रह चुका है। हमें इससे ये पता चलेगा कि कॉलोनियल बैकग्राउंड कैसा था अमेरिका का। द हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन फॉर एवर चेंज, द अमेरिकन की हिस्ट्री जो उनसी थी अचानक ही कह लें चेंज होगी व्हेन द एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस अराइव्ड फ्रॉम स्पेन इन 1992। अब क्रिस्टोफर कोलंबस था जिसने ना स्पेन में वो पहुंचा 1992 में। अब कोलंबस ने क्या किया, डिस्कवर बीकन ऑन यूरोपियन एक्सप्लोरेशन। अब वो एक्सप्लोर करने लग पड़े यूरोप के एरियाज को, and colonization that was a devastating effect on the native American। अब ये कॉलोनीज थी जिन्होंने मुसल्लत हो गई अमेरिका की रियासतों पर, तो ये एक अमेरिका की कौमियत के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए एक तबाह कुन कह लें कि एक कॉलोनियल रूल रहा। These American colonies were initially established by European settlers। जितनी भी अमेरिकन कॉलोनी थी इन्होंने सबसे पहले क्या एस्टैब्लिश किया, यूरोपियन सेटलर सीकिंग रिलीजियस फ्रीडम। इन्होंने यूरोप के लिए, मतलब यूरोपियन कंट्रीज थी ना, उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, रिलीजियस फ्रीडम को तलाश किया, ठीक है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ने प्रोवाइड की गई, और एस्केप फ्रॉम पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन, और जो सियासी जुल्म सितम हो रहा था कॉलोनीज की वजह से, ब्रिटिश कॉलोनी की वजह, उस चीज को खत्म किया, उसके लिए आवाज उठाई, ठीक है। आगे आ जाए ब्रिटिश। अब बरतानिया की जड़ें, क्योंकि अमेरिका भी बरतानिया की कॉलोनी रह चुका है, तो अब ब्रिटिश के साथ तो इसका एक गहरा डीप ताल्लुक है, उसको डिस्कस करते हैं। द ब्रिटिश यूथ हैड अ profound on the early American colonies and the formation of United States. When the colonies settled in America, they brought with them this principle and belief in individual liberty। अब ब्रिटिश कहता है कि बेसिकली ये एक जुड़ी हुई है अमेरिका की कॉलोनीज के साथ, और जैसे भी यूनाइटेड स्टेट की फॉर्मेशन भी ब्रिटिश से स्टार्ट हुई, ब्रिटिश ही उसकी हिस्ट्री बना। जब कॉलोनीज ने सेटल, जब ये जितनी कॉलोनीज थी ना अब अमेरिका में सेटल होने लग पड़ी ना, अब इनका बिलीव क्या था, इनके प्रिंसिपल क्या थे कि अगर कुछ हुकूक अब अमेरिकन कॉलोनीज रह रही हैं, अमेरिका में रियासतें हैं, तो उनको भी राइट है, इंडिविजुअल राइट्स प्रोवाइड करें। उनका जो ईमान है, उसका जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनका रिलीजियस, उसके मुताबिक वो जिंदगी गुजार सकते थे। द आइडिया ऑफ इंग्लिश मैग्ना कार्टा साइन 1215 significantly shaped the colonies understanding of governance and individual rights। अब ये जो आइडिया था ना मैग्ना कार्टा का, अब ये साइंड हुआ 1215 में, या आप बहुत से जगह पे पढ़ेंगे। अब मैग्ना कार्टा एक कह लें डॉक्यूमेंट है, एक ग्रेट चार्टर था, हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रह चुका है, जिसमें जो थे ना कह सकते हैं इसके अंदर टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए सोसाइटी के ऊपर। तो ये एक चार्टर आया जिससे ये राइट सारी सोसाइटी को प्रोवाइड किए गए, और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जो मतलब क्योंकि इनइक्वालिटी हो जाती थी ना कि किसी पर पुअर लोगों पर ज़्यादातर ये टैक्सेस इम्पोज कर दिए जाते, तो इसमें बहुत ज़्यादा राइट को डिफाइन किया गया। अब ये एक मतलब ये एक कॉलोनियल शेप था, और इंडिविजुअल को राइट्स प्रोवाइड किए गए, गवर्नमेंट के थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई। द मैग्ना कार्टा एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। जो मैग्ना कार्टा था ना, ये एक लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि पहले जो सा ब्रिटिश में था, ये ब्रिटिश का ही एक डॉक्यूमेंट रह चुका है। तो इसमें यह हुआ कि बरतानिया जो उनसे बहुत ज्यादा टैक्सेस इम्पोज कर रही थी अपनी सोसाइटी पर, फार्मर पर,
किसानों पर। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम अब आया ना, ब्रिटिश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, मोनार्की सिस्टम था, सारे इख्तियार बादशाह के पास होते थे। अब उन्होंने क्या किया, मैग्ना कार्टा जब आया तो बादशाह के इख्तियार कम हो गए, एक लिमिटेड गवर्नमेंट हुई एंड द रूल ऑफ लॉ, लॉ को प्रमोट किया, लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाइड। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में कह सकते हैं कि आपको वो सारे राइट, सारी फ्रीडम्स प्रोवाइड की गई। आगे है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जब ऐलान कर दिया गया आजाद रियासतों का, वो देखते हैं। आफ्टर ब्रिटेन डिफीटेड फ्रांस इन फ्रेंच एंड इंडियन वॉर्स, जब फ्रांस और ये इंडियन वार हुई तो बरतानिया को जब शिकस्त होगी, शी ट्राइड टू इन्फोर्स ट्रेड लैंड, इम्पोज न्यू टैक्सेस इन ऑर्डर टू पे वॉर डेब्ट एंड प्रोवाइड फॉर डिफेंस। अब ये कोशिश कर रहे थे कि अब ये ना ट्रेड लॉ के ऊपर न्यू टैक्सेस इम्पोज करने लग पड़े, हमारे जो जंग के हराजात थे, कर्जे थे, उसको फुलफिल किया जाए, डिफेंस के लिए जो भी मामला थे उनको किया जाए। ब्रिटिश यूज रिट ऑफ असिस्टेंट ट्रायल विद जोरी। अब बरतानिया के लोग क्या ना, अब ब्रिटिश जो उनसे ना रिट ऑफ असिस्टेंट यूज करने लगे कि हम जिसको मर्जी चाहे तो उसका ट्रायल ले सकते हैं, कोई जूरी नहीं उसके अंदर शामिल हो जाए। अब जब ये चीजें सारी अमेरिका की रियासतों को पता चली तो अमेरिका प्रोटेस्टेड एज वायलेशन ऑफ राइट। अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया कि ब्रिटिश ऐसे कैसे कर सकता है, बरतानिया के पास ये राइट है ही नहीं है, इंडिविजुअल के राइट है ही नहीं है, इंडिविजुअल को राइट प्रोवाइड किया जाए कि वो एक ट्रायल से प्रोसेस से गुजरे और देन उसे कोई पनिशमेंट दी जाए। तो बरतानिया ने इसके खिलाफ एक कैलेंस के प्रोटेस्ट जारी कर दिया, प्रोटेस्ट उन्होंने बहुत किया। द रेवोल्यूशन वार ब्रोकन इन 75, एक वार जो सी है ना 75 में लड़गी। द फॉलोइंग ईयर 76 द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट डिक्लेरेशन। और जो कांग्रेस थी ना, उसने कांग्रेस ने ना एक ये अडॉप्ट कर लिया कि हम खुद मुख्तार रियासतें हैं, हमें इससे अलहदा होना है, ब्रिटिश की कॉलोनी से अलहदा कर दिया जाए। आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। अब क्यों कहा गया है कि रियासतों के अलग अलग कह सकते हैं आइन होने लग पड़े, जैसे कि आफ्टर ऑब्टेनिंग इंडिपेंडेंस डिफरेंट स्टेट फ्रॉम देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट, अ फ्यू अडॉप्टेड फॉर ऑल टेरिटरीज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेरिका की 13 रियासतें थी। अब 13 रियासतों को अगर आप कह सकते हैं, हम जैसे पाकिस्तान में एक फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट बना देते तो वो एक उनके माइंड में ये चीज़ आ जाती कि हम अभी ब्रिटिश की गुलामी से आज़ाद हुए हैं, तो हमारी अपनी रियासतों के पास में, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी 13 रियासतें, तो हमारे पास अपने राइट ही नहीं है किसी चीज़ को रेगुलेट करने। तो इन्हें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट लिबर्टी दी, एक कन्फेडरल स्टेट बना दिया गया कि हर रियासत के पास अपने अपने इख्तियारात होंगे, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना दी गई। तमाम 13 रियासतों के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट था, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक थी। अच्छा, इसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने एक ओल्ड चार्टर, कुछ स्टेट ने ओल्ड चार्टर अपनाए गए जो उनके रवायात के मुताबिक थे, कुछ ने न्यू अडॉप्ट किए। ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्पोरेट सेपरेशन ऑफ पावर, तमाम स्टेट ने इसके साथ कॉर्पोरेट किया कि सेपरेशन ऑफ पावर होनी जरूरी है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में, एंड द पावर ऑफ द गवर्नर कर्टेल, और जो गवर्नमेंट की पावर है ना उसको कम किया गया, कर्टेल किया। द मोस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव बाइकैमरल, ज्यादातर जो रियासतें थी ना उनकी जो लेजिस्लेशन थी वो बाइकैमरल थी। बाइकैमरल मतलब 2 हाउसेस पर मुश्तमिल होती थी, जैसे कि सेनेट है और हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड है, इस तरह। वेयर ओल्ड जुडिशियल सिस्टम आर प्रिजर्व फंडामेंटल राइट्स सिक्योर्ड एंड गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस। अब इसमें ये कहा था कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होगी वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ बन गई कॉन्फेडरल स्टेट। मैंने बताया ना कॉन्फेडरल फेस क्यों बना, कि हर रियासत क्योंकि इंडिपेंडेंट थी, अब उनके ऊपर कोई हम कह देते कि सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा देते, तो हर रियासत यही समझती, हर रियासत के सिटीजन यही समझते कि हमें बरतानिया से भी आज़ादी मिली नहीं है, आज़ादियाँ मिलके हम अपने अपने स्टेट में आए, तो एक नई हमारे ऊपर मतलब मुसल्लत कर दी गई हमारे राइट्स को, इस तरह वो जिस तरह चाहे रह सकते हैं। तो कन्फेडरल से कि हर रियासत के पास अपने इख्तियारात थे। The newly independent American state were the first joined by the Article of Confederation. Article of Confederation, कॉन्फेडरेशन होता है जिस तरह फेडरेशन होता है ना, यूनिटरी स्टेट होती है, इसी तरह फेडरेशन कॉन्फेडरेशन होता है जिसमें रियासतों के पास एक इंडिपेंडेंट रियासतों के पास अपने इख्तियारात होती हैं, वो अपने राइट को जिस तरह चाहे वो इन्फोर्स करवा सकते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। दे प्रोवाइड द लेजिस्लेशन विद पावर टू पास एंड टेल लॉ। अब इन्हें इख्तियार था कि वो लेजिस्लेशन से लॉ मेकिंग कर सकते हैं और अपने लॉज को इन्फोर्स करवा सकते हैं, बट दे नो एग्जेक्टिव सो द इंडिविजुअल स्टेट टू इन्फोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेट देयर। अब वहाँ कोई एग्जेक्टिव सिस्टम नहीं था, तो जो एक कह सकते हैं इंडिविजुअल स्टेट थी ना, एक इंडिविजुअल स्टेट, एक स्टेट के लिए कोई इन्फोर्स करना दीज लॉज को बड़ा मुश्किल हो जाता था। देयर वाज नो यूनाइटेड स्टेट कोर्ट। अब वहाँ कोर्ट सिस्टम ही नहीं था। केसेस इन्वॉल्विंग द लैंड यूनाइटेड स्टेट टू बी टाइड इन स्टेट कोर्ट। अब जितने भी केसेस होते थे ना यूनाइटेड स्टेट में, वो किसकी तरफ जाते थे, स्टेट कोर्ट की तरफ। आल्सो द गवर्नमेंट क्रिएटेड बाय द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन वाज वीक। सो इससे ये अगरचे इस वजह से क्या होना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी गई। आप किसी स्टेट के पास कह सकते हैं कि कोर्ट है थी, किसी के पास नहीं थी,
बड़े ज़्यादा कह लें कि मसाइल का सामना करना पड़ा है इस आर्टिकल की वजह से। हैव द अमेरिकन टू रियलाइज द आर्टिकल वाज इन। अब अमेरिका ने ये रियलाइज करने लग पड़ा कि ये आर्टिकल सही नहीं है, मतलब ये आर्टिकल उस तरह एक सोसाइटी को, एक स्टेट को, अमेरिका की पूरी रियासत को मतलब चला ही नहीं सक रहा। अब फेलियर ऑफ कॉन्फेडरेशन, इसकी वजह क्या बनी? द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन वाज इम्प्लीमेंटेड मार्च 1781। अब ये मार्च 1781 में ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। इट वाज नॉट कंपैरेटिवली मोर इफेक्टिव देन टेम्पररी यूनियंस फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, बट सून इट्स वीकनेस बिगन टू वेल। बट इसके ऊपर कोई शक नहीं था कि ये बेहतर था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश से निकलने के बाद रियासतों को अपने मतलब फ्रीडम चाहिए थी, तो ये बेहतर था। उनकी जो फ्रीडम की स्ट्रगल थी उस चीज़ों के लिए बेहतर था। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि अमेरिका को इस चीज़ का रियलाइज होना स्टार्ट हो गया कि ये कह सकते हैं कि महसूस होना स्टार्ट हो गया कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है हमारे लिए, वीकनेस बहुत ज़्यादा इस स्टेट में। अब कुछ रीज़न थी फेलियर ऑफ कॉन्फेडरेशन, मतलब रियासतों को जो तमाम इख्तियारात रियासतों को, एक इंडिपेंडेंट स्टेट को 13 की 13 रियासतों को दिए गए, उसकी वजह से हमें फील होने लग पड़े कि अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग रियासत नहीं है। अगर कोई भी अब स्ट्रॉन्ग फेलियर क्यों कॉन्फेडरेशन की बनती है? बेसिकली आप देखती हैं ना, अगर आपके पास ये कह लें, अब हमारी पाकिस्तान की स्टेट है तो पंजाब के पास अपने राइट है, पंजाब अपने राइट मतलब रेगुलेट कर सकता है, कोई भी एक्ट बना सकता है। इसी तरह इस्लामाबाद के पास भी राइट है। इसी तरह आप कह सकते हैं मतलब हर हिस्से के पास, पंजाब है, बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, तो हर एक के पास अपने अपने राइट होंगे। अब हमारी जो गवर्नमेंट है इस्लामाबाद की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब वो कोई ऐसा मतलब लॉ बनाए जो पंजाब के मैं नहीं मानना, सिंध के मैं नहीं माना, बलोचिस्तान के मैं नहीं माना, तो एक जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितनी कमजोर हो जाती है कि हमारी जो सेंटर मेन गवर्नमेंट है उसके कोई मतलब उसके लॉ में उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक सेंटर गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो ये बड़ी एक कह लें कि पेचीदगी, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इसके अंदर। तो इसकी वजह भी इसी तरह थी कि वहां भी आजाद रियासती थी, जो सेंटर गवर्नमेंट थी उसके कवानीन को कोई नहीं मानता था, सब अपनी अपनी रियासतें अपनी अपनी मर्जी करती थी। स्ट्रक्चर फेलियर, अब इसका स्ट्रक्चर फेलियर के लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई सेंटर के पास कहने कोई एग्जेक्टिव नहीं था, कोई जुडिशियल, कोई कोर्ट सिस्टम नहीं था, केसेस को कैसे सुना जाए, वीक लेजिस्लेटिव पावर, अब नो पावर टू टैक्स और रेगुलेट गवर्नमेंट, अब हमारे पास ये पावर ही नहीं थी कि हम टैक्स को इम्पोज कर सकें। सेंटर के इख्तियारात के पास होते हैं ना, सेंटर सारा काम करती है, तो वहां सेंटर के पास ये इख्तियारात ही नहीं थे कि किसी टैक्स को इम्पोज, हर स्टेट, हर रियासत जो सी अपने अपने लॉ को खुद रेगुलेट करती, हर स्टेट अपने अपने टैक्स खुद इम्पोज करती। नो नेशनल आर्मी, कोई नेशनल आर्मी नहीं थी, क्योंकि हर रियासत अपनी अपनी नेशनल आर्मी बना चुके हुए थे, हर रियासत अपनी ही रियासत को कंट्रोल करती है। और एक अमेरिका के अंदर रहते हुए सिर्फ अपनी रियासत को ना देखें, अपनी सेंटर को भी देखें, अपने सेंटर को मजबूत बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक रियासत को, एक स्टेट को इतना मजबूती उन रियासतों के अंदर जो इसको स्टेट का नाम दिया गया ना, जिस तरह पाकिस्तान में प्रोविंसेस का नाम दिया जाता है, वहां रियासतों को अमेरिका में स्टेट का नाम दिया जाता है। अच्छा, उधर स्टेट के पास कह लें कि हर रियासत अपनी अपनी नेशनल बना रही थी, जो भी नेशनल आर्मी बना रही थी, तो सेंटर के पास कोई हथियारात ही नहीं थे। तो अगर किसी के साथ लड़ाई, कोई दूसरी कंट्री के साथ कंफ्लिक्ट हो ही जाता है, ठीक है, बाज दफा हो जाता है, तो आप किस तरह उस चीज को कह सकते हैं कि फुलफिल करेंगे, आप किस तरह लड़ सकते हैं एक दूसरी रियासत के साथ। अब इकोनॉमिक इशू आए थे, कोई नेशनल करेंसी नहीं थी, हर रियासत की अपनी अपनी करेंसी थी, तो सेंटर ने, ये भी एक बड़ी कॉन्फेडरेशन की वजह बनी। ट्रेड डिस्प्यूट्स आ जाते थे, हर रियासत के अपने अपने लॉज की वजह से बहुत ज्यादा ट्रेड डिस्प्यूट, डेप्ट एंड रिलेशनरी वार, नेशनल एंड स्टेट डेप्ट, बहुत ज्यादा कर्जे की वजह भी, इंस्टेबिलिटी, इनएबिलिटी टू इन्फोर्स लॉ, नो कोई फेडरल कोर्ट ही नहीं थी डिस्प्यूट टू रिजॉल्व टू स्टेट कोर्ट। अब जितनी भी थी ना, कोई फेडरल कोर्ट नहीं थी, फेडरल कोर्ट मतलब कि सेंटर के पास कोई कोर्ट है ही नहीं थी, हर रियासत जो सी अपनी अपनी कोर्ट बना चुकी हुई थी, तो तमाम रियासतें उस केस को रिजॉल्व करवा लेती थी, तो सेंटर बड़ी कमजोर थी। नो नेशनल लॉ इन्फोर्समेंट, कोई लॉ की इन्फोर्समेंट ही नहीं थी, हर रियासत अपने ऊपर लॉ की इन्फोर्समेंट करवा ले, लेकिन बाज दफा ये होता था कि सेंटर ने कोई लॉ इम्पोज करवाना हो तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब कुछ की इवेंट थे जो इस फेलियर की वजह बन रहे थे, जैसे कि एनीपोलिस कन्वेंशन था, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन था, रेटिफिकेशन ऑफ द यूएसए थी। रेटिफिकेशन ऑफ यूएसए में मतलब इस आर्टिकल को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। ये कुछ इवेंट्स है जिसकी वजह से मुश्किल आई। आगे एनलाइटमेंट आइडिया, लाइक जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू एंड रोजा profoundly influenced American political thought. The idea of natural rights, social context separation apart provided the theoretical framework of the future American Constitution. जॉन लॉक थे, इन्होंने बड़ा काम किया कि अमेरिकन पॉलिटिकल थॉट को देखा, उन्होंने कहा ये नेचुरल राइट है, कुछ ने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और कुछ ने सेपरेशन ऑफ राइट पे बड़ा फोकस किया। तो ये तमाम एनलाइटमेंट आइडियाज थे।
द फ्रेंच एंड इंडिया वार हुई 70-54 से 70-64 थी। द कॉस्टली कन्फ्लिक्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस के दरमियान ये इसमें जो सा ना कन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस ओवर नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी सच एज द फ्रांस एंड इसे हम कहते हैं फ्रेंच एंड इंडिया वार हुई लेफ्ट होगी जब इसे मतलब जब की वार होगी ब्रिटेन बर्डन विद दैट। अब बरतानिया के ऊपर किस चीज़ का बोझ था, उनके कर्जे का बोझ है इस वार की वजह से। अब ब्रिटिश पार्शियली बिगन इम्पोजिंग वेरियस टैक्स ऑन द अमेरिकन कॉलोनीज, तो ब्रिटिश बोन से टैक्स वही मैंने पीछे बात की अमेरिकन कॉलोनीज के ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया। अब कॉलोनियल रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया 60 to 70 के दरमियान हम बात करें, ये पहले की बात कर रहे हैं, वो मैंने आपको कन्फेडरल फेजेस की आपको पहले बता दी ना। अच्छा, अब कॉलोनियल रेजिस्टेंस कैसे आना चाहिए, आप इस हेडिंग को जरा स्टेबल भी कर सकते हैं, हेडिंग स्टेबिलिटी हो सकती है इसके दरमियान। इसके पहले आप ब्रिटिश रूट के बाद ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अच्छा जी, colonial resistance आ गया था। colonial who had a strong tradition of self-government opposed to the new lanes wages the violation of the said colonial resistance during to events such as post tea party। अब colonial के जो colonies थे ना उनके ऊपर दबाव, उनकी मुजाहमत करनी शुरू कर दी कि colonies भी हमने रह ही रहना, हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो इसकी चीज के अमेरिकन रेवोल्यूशन आ गया 70-75 से 70-83 में। The outbreak of revolution was 75 marked a significant turning point in the 13 clause for independence from British rule. The conflict culminated in declaration of independence played by Thomas Jefferson। ये एक आइडिया थॉमस जेफरसन की तरफ से था और 13 रियासतें यही चाहती थी कि हम आजाद हो जाए, आजाद रियासतें बन जाए। अब पोस्ट वर्ल्ड वॉर चैलेंजेस थे, ये आप मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये आप फर्स्ट पे भी लिख सकते हैं सारा कुछ ना, और बाद में आप लिख सकते हैं कॉन्फेडरेशन फेजेस वो चीजें। अच्छा, आफ्टर द रिवोल्यूशनरी वार द यूनाइटेड स्टेट फेस न्यूमरस चैलेंजेस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक। अब रिवोल्यूशनरी वार के बाद जो थी ना यूनाइटेड स्टेट ने बड़े एक कह लें कि इकोनॉमिक चैलेंजेस, हर तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन 1787 इन रिस्पॉन्स टू चैलेंज पोस्ट बाय द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट फ्रॉम द स्टेट गैदरिंग फिलाडेल्फिया इन 1785 फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक कन्वेंशन की गई थी, ठीक है। इसमें भी कह लें कि आर्टिकल जो चैलेंज था ना आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन, इस चीज को देखा गया। अब फेडरलिस्ट पेपर था ये तब ही फेडरलिस्ट पेपर 1787 से 1780 में ड्यूरिंग द रेटिफिकेशन प्रोसेस में जब कॉन्स्टिट्यूशन को आइन के अंदर तरमीम शामिल कर दी गई, रेटिफाई कर दिया रियासतों की तरफ से, तो ये एक ऐसे सीरीज ऑफ ऐसे थे जिसे हम कहते हैं कि फेडरलिस्ट पेपर है। दीज पेपर्स फॉर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ स्ट्रांग लिमिट। इस पेपर का मकसद यही था कि इसमें भी इस चीज को वाजिया किया गया कि वही सेंटर जो उनसे ना अमेरिका के सेंटर गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट है ratification है 1787 to 1789। This ratification of UA constitutions was a critical process that occurred between 1787 to 1789। The major concern was the lack of bill of right to protest individual rights। तो इसमें ratification के लिए भी यही कहा गया कि हमारा जो कंसर्न है ना इस चीज को रेटिफाई करने के लिए, इसमें बिल ऑफ राइट को ऐड नहीं किया गया, इंडिविजुअल के राइट को ऐड नहीं किया गया, इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। तो इस रेटिफिकेशन में इस चीज को हाईलाइट किया गया। आगे आ जाता है बिल ऑफ राइट। अब बिल ऑफ राइट आ जाएंगे to address concern about individual right and liberty was first an amendment to the constitution collective known as the Bill of Rights 1979। अब 1791 में इन बिल ऑफ राइट को रेटिफाई कर दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तमाम लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है, फ्रीडम टू राइट है, फ्रीडम टू फेयर ट्रायल है, जियोपार्डी रिएक्शंस है, हर तरह के राइट इसमें प्रोवाइड कर दिए गए 10 अमेंडमेंट में। आगे अमेंडमेंट इन प्रोग्रेस है थ्रू द 19th and 20th century यूनाइटेड स्टेट्स a significant amendment to the constitution that address critical issues expanding civil liberty, women right, direct election of US senator। अब इस अमेंडमेंट में ये बता दिया गया कि जितनी भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में की गई उसमें सिविल लिबर्टी, लोगों के राइट के बारे में, वुमेन के राइट में, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम होगा यूएसए में, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो डायरेक्ट इलेक्ट से सेनेटर को भी डायरेक्ट इलेक्ट किया जा सकता है। आगे आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके जो सोर्सेज है ना इसको भी आप थ्रोट एक्सप्लेन कर सकती हैं, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि इस क्वेश्चन में सोर्सेज के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये जितने सोर्सेज बताए हैं इसको आप फर्दर आप खुद से लिख सकते हैं, इतनी तो एबिलिटी है आपके पास। अच्छा जी, इसके जराए बताते हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब जितनी भी अमेंडमेंट होती थी, चाहे वो तरीके किसी भी डॉक्यूमेंट में होती थी या कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी बिल ऑफ राइट थी, जितनी भी अमेंडमेंट की गई तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा रही। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जो जुडिशरी जो भी तशरीह की गई, जो भी रिलेटेड टू लॉ तशरीह की गई, वो भी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थी। जितनी भी कन्वेंशन थी, अब अमेरिका भी एक कन्वेंशन है, अमेरिका में बहुत सी कन्वेंशन स्टार्ट है, कन्वेंशन की वजह से कुछ लॉ मेकिंग भी की गई रिलेटेड टू कन्वेंशन।
तो वो भी एक हिस्सा है। एग्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, जो भी एग्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, कांग्रेशनल लॉ एंड इंटरप्रिटेशन, जो कांग्रेस ने लॉ बनाए, कवानीन ने, सेवनत ने और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने, जितने भी लॉ और कवानीन बनाए, तो वो भी एक यूएस की हिस्ट्री का हिस्सा रह चुकी हैं। और कुछ मॉडर्न चैलेंजेस थे और इंटरप्रिटेशन थी, वो डिपेंड करते हैं। The interpretation of the Constitution remains ongoing process as societal change and advancement continually testing the document applicability. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब तशरीह की गई तो हमें देखा गया, हमने इसमें देखा कि अभी भी इतने ऑनगोइंग प्रोसेस में एक सोसाइटल चेंज आएंगे। सोसाइटी के पास मतलब सोसाइटी में भी चैलेंज आ रहा है कि हम इसकी एडवांसमेंट कैसे करें। कंटिन्यू टेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एप्लीकेबिलिटी, हम इस टेस्ट के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट की एप्लीकेबिलिटी के लिए काम करते रहे। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन प्ले क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये चैलेंजेस के साथ साथ उसकी इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने की। नेक्स्ट देखिए, कंक्लूजन किया है। टू कंक्लूड दैट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787 इज लाइक द बॉस रूल ऑफ द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिकन का जो आइन है वो एक जिस तरह बॉस के ऑर्डर होते हैं, इसी तरह यूएसए के सिटीजन के यूएसए सिटीजन उसी तरह उन ऑर्डर को फॉलो करते जिस तरह एक बॉस करता है। इट्स से हाउ द गवर्नमेंट वर्क कैन मेक श्योर आई विल गेट फेयर ट्रीटमेंट, मतलब गवर्नमेंट कैसे बनती है और इस चीज को मेक श्योर किया कि हर पर्सन के पास राइट टू फेयर ट्रीटमेंट का। इट एस्टैब्लिश टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफाइन द राइट एंड लिबर्टी ऑफ अमेरिकन पीपल। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया और इसमें गवर्नमेंट के राइट भी बता दिए गए, सिटीजन अमेरिकन पीपल्स के राइट और लिबर्टीज को भी highlight किया। USA citizen is the basic instrument of the government and supreme law of the land. The present constitution of USA was adopted Philadelphia Convention in 1787 came into force. It has been right for a number of states. अब जो USA का कॉन्स्टिट्यूशन था ये एक इंस्ट्रूमेंट था गवर्नमेंट का और सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कह सकते हैं। और जो अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में एंड 1787 में एंड केम इनटू द फोर्स 1787 में इस चीज को इन्फोर्स करवा दिया गया और रेटिफाई कर दिया गया। 13 रियासतों में से 9 रियासतों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई कर दिया। तो मैक्सिमम रियासतें जब इस चीज के ऊपर 3/4 कह लें कि रियासतें इस चीज के ऊपर एग्री हो जाएं तो वो एक लॉ ऑफ द लैंड बन जाए। इसी तरह जब हम अपने पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट कैसे की जाती हैं तो उसमें भी ये देखा जाएगा कि 3 से 4 मतलब 3/4 रियासतें स्टेट अगर उस अमेंडमेंट को, उस लॉ को रेटिफाई कर दे, उस मतलब मान जाए, उसको प्रवोट कर दिया जाए तो वो भी लॉ का हिस्सा बनाए। इसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन भी एक अमेरिकन स्टेट का हिस्सा बन चुकी थी। So thank you so very much. Today the lecture is very interesting and very fabulous. So I think you understand very easily and it's very easy topic. देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि अमेरिका की हिस्ट्री क्या थी, लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री वेरी ब्यूटीफुल तरीके से डिफाइन की गई है। सो आप जरूर लेक्चर देखिएगा। जो सब्सक्राइब है यूट्यूब चैनल, अगर आप लेक्चर को सुन लेते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, डेली के लेक्चर आप सुना करें और साथ साथ अपनी तैयारी किया चले। सो थैंक यू, हाफिज।